Hello everyone, welcome to LearnerBee. I am शिवानी चौहान. क्लास 10th इंग्लिश प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हम लोग पूरा सॉल्व करने वाले हैं. देखते हैं. सबसे पहले तो देखिए रीडिंग स्किल्स ही होती हैं और इसमें हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है. व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू नॉट गो टू अमेरिका. ठीक है, ये है तो अमेरिका के बारे में है बेसिकली ये. और इंटरनेशनल माइग्रेशन यानी कि अपने देश से या फिर किसी भी देश से लोग अमेरिका जा रहे हैं या फिर दूसरे देशों में जा रहे हैं तो उसके बारे में बेसिकली ये पैराग्राफ है. देखते हैं. These are the words inscribed on the Statue of Liberty in New York, but ironically, those who go there are not the poor and the wretched, but the skilled and highly qualified doctor, engineer, scientist, nurse, technician from other countries including India. मतलब जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है उस पर लिखा हुआ है गिव मी योर टायर्ड, योर पुअर, योर हडल्ड मासेस अर्निंग टू ब्रीद फ्री. मतलब उस पर तो लिखा है कि जो वैसे लोग हैं जो गरीब हैं जिनको सबने नकार दिया है वो अमेरिका आएंगे और अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे. बट एक्चुअली में अमेरिका कौन जा रहा है? बहुत ही हाईली स्किल्ड और क्वालिफाइड लोग जा रहे हैं. तो व्हाट काइंड ऑफ पीपल नॉट गो टू अमेरिका. कौन लोग नहीं जाते हैं? कौन नहीं जाते हैं? तो पुअर एंड रेचेड, ये लोग नहीं जाते हैं. एक्चुअली पुअर एंड रेचेड लोग नहीं जाते हैं यूएसए. हु हैव प्लेड अ की रोल इन द इंटरनेशनल माइग्रेशन. तो इंटरनेशनल माइग्रेशन में देखिए इंजीनियर, साइंटिस्ट, स्किल्ड पर्सन, ये सारे के सारे लोग ही ज़्यादातर बाहर जा रहे हैं देश से. Which of the following is not an objective of anti brain drain policies. एंटी ब्रेन ड्रेन पॉलिसी का देखो, ब्रेन ड्रेन जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है हमारे किसी भी पर्टिकुलर देश की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया का टैलेंट किसी दूसरे देश में जाना, तो ये होता है ब्रेन का ड्रेन हो जाना. मतलब ब्रेन था यहाँ पर और बाहर चला गया तो हमारे देश से ड्रेन हो गया. इनमें से ब्रेन ड्रेन का ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है तो देखते हैं. आगे हम लोग पढ़ते हैं इसको. The urge to go to west has become compelling in India in post-independence year. यानी कि आज़ादी के बाद हमारे देश में हो गया है लोगों को कि भाई कहाँ जाना है? वेस्ट जाना है. बेसिकली हम लोगों को वेस्ट जाना है और अपने देश से बाहर जाना है, विदेश जाना है. बोथ वर्ल्ड वॉर्स एंड पॉलिटिकल अपहीवल्स लाइक सिविल वॉर्स एंड रिवॉल्यूशन स्प्रॉट लार्ज माइग्रेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस सेंचुरी. तो फर्स्ट हाफ जो सेंचुरी का रहा है ना, 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी में भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लोग देश से बाहर गए हैं. माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना. माइग्रेशन इन द लेटर हाफ स्टीम फ्रॉम इकोनॉमिक मोटिवेशन. तो इकोनॉमिक मोटिवेशन यानी कि लोगों को पैसा कमाना है इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं. तो अच्छा, अभी ब्रेन ड्रेन की बात नहीं आई है. यहाँ पर प्रोफेशनल का आ गया है. ग्रेट चेंजेस और डिस्ट्रीब्यूटर डिस्टर्बेंसेस अर्निंग्स मिनिमम नहीं, ये नहीं आया है अभी तक. अभी हमें आगे पढ़ना होगा. तो पीपल इन पावर लाइक साइंटिस्ट एंड स्किल्ड पर्सन हैव फ्रॉम वेरी बिगनिंग प्ले की रोल इन इंटरनेशनल माइग्रेशन. तो इंटरनेशनल माइग्रेशन में सबसे ज़्यादा की या फिर इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता है? तो साइंटिस्ट या फिर जो स्किल्ड पर्सन होते हैं जैसे कि डॉक्टर्स, स्किल्ड इंजीनियर्स, नर्सेज, इनका. कॉन्शियस पॉलिसी टू एनकरेज माइग्रेशन ऑफ हाई क्वालिटी मैन पावर फ्रॉम अदर रीजन्स एंड कंट्रीज इज रिलेटेड टू पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय इमिग्रेशंस टू देयर कंट्री ऑफ अडॉप्शन रिजल्टिंग इन अ नेट एडवांटेज टू इट. अब क्या होता है कि एक देश का स्किल्ड पर्सन दूसरे देश में जाता है तो वो दूसरे देश में जाकर के अपनी स्किल कंट्रीब्यूट करता है. इसकी वजह से उस दूसरे देश का ग्रोथ होता है. अपने देश जिस देश से वो गया है उसका तो लॉस हो गया कि एक स्किल्ड पर्सन उस देश से चला गया. अब लोग जाते क्यों हैं बाहर? क्योंकि अर्निंग ज़्यादा होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा बेहतर होता है. अर्निंग्स एंड रेमिटेंसेज फ्रॉम द इंडियन सेटल अब्रॉड. रेमिटेंस का मतलब होता है जो जैसे इंडियंस बाहर बसे जाके उन्होंने पैसा कमाया और वो घर इंडिया में अपने घर पर वापस पैसा अगर भेज रहे हैं तो उसको हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं. इससे भी मतलब काफ़ी फ़ायदा हुआ है. अब ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है प्रोफेशनल ग्रोइंग अब्रॉड टू वर्क. तो ठीक है, ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है जो प्रोफेशनल अब्रॉड जाते हैं काम करने के लिए. दिस इज़ नॉट गुड बिकॉज नाउ डेज ऑल द गुड ब्रेन्स आर गोइंग आउट टू वर्क फॉर अदर कंट्रीज़. तो आजकल सारे ही जा रहे हैं तो अच्छी चीज़ नहीं रही है ये. इफ़ दे हैड
efficiently utilize their brains, the country, India could have been a better country. America has become a developed country because their maximum number of employees consist of Indians only. अब अमेरिका में इतना ज़्यादा मतलब ग्रोथ हुआ है इंडियंस की वजह से, इंडियंस का वहाँ पर बहुत बड़ा रोल रहा है वहाँ की ग्रोथ में. सो अगर ये एम्प्लॉयज़ इंडिया में काम करते तो इंडिया जो है वो अमेरिका से बेटर बन जाता है, फिर अमेरिका बन जाता. तो ब्रेन ड्रेन अच्छा नहीं है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ब्रेन ड्रेन इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटी ब्रेन ड्रेन पॉलिसीज़. तो एंटी ब्रेन ड्रेन जो पॉलिसीज़ हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है. इसका ऑब्जेक्टिव पुअर को हेल्प तो करना नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो खोया हुआ टैलेंट है देश में वापस लाना और जो टैलेंटेड लोग हैं वो देश से बाहर ना जाएं. ये दोनों ऑब्जेक्टिव हैं. अमेरिका हैज़ बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बिकॉज क्योंकि वहाँ पे माइग्रेशन गया है उस देश में और वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ क्या हैं, इंडियंस हैं. तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाएगा. अब पीपल स्टार्टेड गोइंग टू वेस्ट. पीपल जो है वो वेस्ट को जाना स्टार्ट कब करे, पोस्ट इंडिपेंडेंट ईयर है ना. हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वेस्ट की तरफ हम लोग कब जाना शुरू हुए हैं, जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट है चूज़ द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स द टर्मिनोलॉजी यूज फॉर प्रोफेशनल गोइंग अब्रॉड. तो प्रोफेशनल जो अब्रॉड जा रहे हैं उसको हम लोग ब्रेन ड्रेन बोल रहे हैं. व्हाट इज़ मेंट बाय द वर्ड इंस्क्राइब्ड. इंस्क्राइब का मतलब होता है रिटन, है ना. जो इंस्क्राइब्ड शब्द है ये है ना इंस्क्राइब्ड. तो इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है लिखा हुआ होना. तो ये आंसर हमारा आ जाएगा रिटन. फिर आता है ग्रेट चेंजेस और डिस्टर्बेंसेस. इसका क्या मतलब है, तो ग्रेट चेंजेस और डिस्टर्बेंसेस जो है अगर हम पैरा 2 से देखें तो यहाँ पर हमें ना अपहीवल वर्ड मिलेगा. अपहीवल मतलब होता है उतार चढ़ाव जो काफ़ी ज़्यादा होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं. यहाँ पे देखिए अपहीवल्स. तो यहाँ पे आप अपहीवल्स लिख सकते हैं. नेक्स्ट देखिए अर्निंग्स. अर्निंग्स का मतलब क्या होता है, अर्निंग का ऑपोजिट. अर्निंग का मतलब तो कमाई होता है, तो अर्निंग का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस यानी खर्चा. अब हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है. मिनिमम का ऑपोजिट तो ऑब्वियसली मैक्सिमम होता है. अब ये एक और पैराग्राफ है. तो ये जो पैराग्राफ है ये आप लोग मतलब मैंने आपको एक पैराग्राफ करके दिखा दिया ना कि किस तरीके से सॉल्व करना है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा. अब हम लोग सीधा आते हैं ग्रामर सेक्शन पे. ठीक है, तो पैराग्राफ तो क्योंकि डिफरेंट आ सकते हैं बट ग्रामर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ग्रामर सेक्शन देखते हैं. इसमें हमें बोला गया है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ द डायलॉग बिटवीन सुमित एंड राहुल. तो सुमित और राहुल के बीच में डायलॉग है उसको हमें करेक्ट करके लिखना है. सुमित जो है वो बोल रहा है व्हेन आई ग्रो अप आई वॉन्ट टू गो टू हार्वर्ड. जब मैं बड़ा हो रहा था तब मैं हार्वर्ड जाना चाहता था. राहुल बोलता है यू विल हैव टू स्टडी रियली हार्ड. तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. राहुल बोलता है सुमित को. सुमित बोलता है नो माई फादर विल हैव टू वर्क रियली हार्ड. नहीं, मेरे पापा को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है. इसका क्या मतलब है, तो देखते हैं. 2 फ्रेंड्स सुमित एंड राहुल वर गोइंग होम आफ्टर स्कूल. 2 फ्रेंड्स हैं सुमित राहुल, घर जा रहे हैं स्कूल के बाद. टेकिंग अ बाइट at his bar of chocolates, Sumit said that when he grows up he want to go to Harvard. तो वो चॉकलेट खाते हुए बोलता है कि वो हार्वर्ड जाना चाहता है. राहुल बोलता है was duly impressed to hear this and said that he would have to study hard. तो राहुल बोलता है कि भाई सुमित तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. सुमित निगेट करता है इसको, मतलब मना करता है इन हिज टिपिकल स्टाइल एंड फर्दर सेज दैट, और फिर कहता है दैट हिज फादर विल हैव टू वर्क हार्ड. तो ये बोलता है वो, तो हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे, तो इसका होगा फादर वुड हैव टू वर्क हार्ड. ठीक है, यहाँ पे वुड आ जाएगा, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइड द एरर एंड सप्लाइज द करेक्ट लाइन फ्रॉम द न्यूज़ रिपोर्ट. तो न्यूज़ रिपोर्ट से करेक्ट लाइन हमें बतानी है. तो इसमें है कौन सा करेक्ट है और कौन सा, तो देखो लास्ट वीक, वीक तो कमज़ोर होता है, तो करेक्ट क्या हो गया, वीक हो गया. द सुपर थीफ वॉज कॉट, मतलब जो बहुत ही बड़ा चोर था वो पकड़ा गया पुणे में बाय द पुणे पुलिस. तो ठीक है, लास्ट वीक द सुपर थीफ, अच्छा ठीक है, ओके, ही वॉज अरेस्टेड फ्रॉम अ होटल इन द सिटी.
तो इसमें हमारा आ जाएगा जो एरर करेक्शन में आएगा, वीक का वीक हो जाएगा, ठीक है, ये वाला वीक का वीक हो गया, यही बिल्कुल करेक्ट है। और बाकी करेक्शन तो हमारे सही नहीं बैठ रहे, ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे ये गलत कर रखे हैं, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द ऑफिस वर्च्यू। एवरी एम्प्लॉय डैश कंसिडर हिमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ टीम। एवरी एम्प्लॉय हैड टू नीड्स टू, हर एम्प्लॉय को चाहिए कि वो खुद को टीम का पार्ट समझे, नीड्स टू। नेक्स्ट है रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। तो देखो इतना अगर पूरा का पूरा पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, लास्ट वाला ही देख लेते हैं। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट दैट ही हैड, इसी से ही हमें समझना है, इसी सेंटेंस से पूरा पढ़ेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में, हमें लास्ट सेंटेंस से ही समझना है कि हमें किस ग्रामेटिकल फॉर्म में लिखना होगा। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट दैट ही हैड टू कीप हिज हार्ट फिट। द पेशेंट क्वेश्चन वेदर इट वॉज एनफ इफ़ ही। तो इसके आगे आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो अगर एनफ क्या होगा, अगर वो डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाए, है ना, ये हो सकता है। इफ़ ही वेंट फॉर डेली मॉर्निंग वॉक एंड डिड सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। तो पेशेंट बोलता है इज़ इट एनफ इफ़ आई गो फॉर अ डेली मॉर्निंग वॉक एंड डू सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। तो आप इसको जो है डायलॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो फॉर्म चेंज करेंगे, तो इसमें आ जाएगा इफ़ ही वेंट फॉर अ डेली मॉर्निंग वॉक एंड डिड सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज। यहाँ पर देखिए जो आंसर लिखा हुआ है ये आ जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, इसमें है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बनना है लास्ट संडे आई, लास्ट संडे है ना तो गो की जगह तो वेंट ही आना है। लास्ट संडे आई वेंट टू विजिट ताजमहल अलॉन्ग विद माई पेरेंट्स। तो बस एक यही पढ़ना था, आगे चलते हैं। अब आप पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम पूरा पढ़ के क्या करेंगे, जो फिल करना था वो तो कर ही दिया। अब हम इसमें एरर ढूंढना है और करेक्शन बताना है। तो इसमें देखिए आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एन आर्ट मैगजीन रिपोर्ट एंड सप्लाई द करेक्शन। मधुबनी पेंटिंग इज़ वन ऑफ मैनी ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स। इट इज़ बट नोन एज मिथिला और गोंडना पेंटिंग। इट इज़ बट नहीं आएगा यहाँ पे, इट इज़ ऑल्सो, ये मिथिला और गोंदना पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें फिर से एरर कनेक्शन है, तो इसमें देखते हैं इन ऑर्डर टू बैलेंस द सेंटेंस। बैलेंसिंग गलत है यहाँ पर, इन ऑर्डर टू बैलेंस द सेंटेंस, ठीक है, ये एरर है और करेक्शन हो जाएगा बैलेंस। नेक्स्ट है एट्थ, कन्वर्जेशन है सीमा और रीता के बीच में, कंप्लीट करना है सेंटेंस को रिपोर्ट करके रीता का रिप्लाई। तो इसमें हाँ, रीता क्या बोलती है, आई हैड गॉन टू माई अंकल्स हाउस विद माई पेरेंट्स सो आई फॉरगॉट टू कीप इट। तो इसका होगा सीमा आस्क्ड रीता दैट वाई शी हैड नॉट बॉट हर प्रैक्टिकल वाइल। तो ये हो जाएगा रीता सेड दैट शी हैड गॉन टू हर अंकल्स हाउस विद हर पेरेंट्स सो शी हैड फॉरगॉट इट। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आपको आंसर दिख जाएगा, ये रहा। नेक्स्ट है एरर करेक्शन, सेंटेंस में पढ़ते हैं गोल्ड प्राइजेस आर नाउ गोल्ड प्राइजेस आर नाउ टच्ड एन ऑल टाइम हाई। सम सेज it could be a bubble that may grown but will at last burst after the recession in the west is over। तो इसका जो होगा may have grown, the bubble may grow आ जाएगा, यहाँ पे करेक्शन में ग्रो आएगा। 10th वाला जो है इसमें आ जाएगा several hundred spices found in India, ठीक है, फाउंड आ जाएगा इसमें। और इसमें हम लोग को क्या करना है, करेक्ट रिप्लाई करना है। तो विजय ने क्या बोला, आई केम हेयर येस्टरडे आई हैड बीन ऑफर्ड अ जॉब हियर। यहाँ पे कल आया था और मुझे जॉब ऑफ़र हुई है। तो विजय रिप्लाइड दैट ही हैड कम द प्रीवियस डे एंड एडेड दैट ही हैड बीन ऑफर्ड अ जॉब हेयर, जॉब ही हैड बीन ऑफर्ड
अ जॉब हियर, इस तरीके से आप लोग लिख देंगे। लास्ट है, बहुत सारे इन्होंने एरर दे रखे थे, तो इसमें है 2 फ्रेंड्स वर वॉकिंग अबव फ्रॉम टू थ्रू द डेजर्ट, ठीक है, तो थ्रू आ जाएगा। ओके अब आता है क्रिएटिव स्किल्स, तो इसमें है यू आर नलिनी नमन, हॉस्टल वार्डन ऑफ ABC मेट्रिकुलेशन स्कूल पुणे। राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस पार्क स्ट्रीट मुंबई प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर अ फ्यू फैंस। तो आप लोग को क्या करना है, आप सेल्स मैनेजर हैं और स्कूल के, और आपको ऑर्डर देना है फैंस का, माइक्रोवेव ओवन का, गीज़र का अपने हॉस्टल के लिए, और ये भी बोलना है कि भाई कुछ डिस्काउंट हो तो दे दो। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये लिखा जाएगा। अब इस तरीके से सबसे पहले आपके स्कूल का नाम आ जाएगा ABC मेट्रिकुलेशन स्कूल, फिर एड्रेस आ जाएगा आपका, फिर आप डेट डालेंगे जो भी डेट होगी, फिर आप लिखेंगे अपनी डेजिग्नेशन, और यहाँ पर आपको बता रखी है कि आपकी डेजिग्नेशन जो है वो है सेल्स मैनेजर की। तो सेल्स मैनेजर की आपकी डेजिग्नेशन है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस और फिर मुंबई। सब्जेक्ट है प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रिक्वायर्ड फॉर आवर हॉस्टल, इस तरीके से आप सब्जेक्ट लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे जैसे कि वी आर रनिंग एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट दैट वी नीड द फॉलोइंग आइटम्स फॉर आवर हॉस्टल अर्जेंटली एज द न्यू स्कूल सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम April 1st। आई रिक्वेस्ट यू टू कोट योर रेट्स एंड टर्म्स ऑफ सप्लाई फॉर द फॉलोइंग। तो फ़ैन 20 चाहिए, माइक्रोवेव ओवन 10 चाहिए, गीज़र 25 चाहिए। तो इस तरीके से आप टेबल बना देंगे। ये प्लेसिंग एन ऑर्डर वाला जो होता है ना, ये आता ही है 5 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब फिर आप लास्ट में लिखेंगे सेम टू सेम, आप ना मतलब याद कर लीजिए पैटर्न इसका। If your rates and other terms and conditions suit us, we shall be pleased to place you the order. Therefore, kindly send the rates and discount permissible on the gross purchase and also the terms of payment at the earliest. तो भाई आप अपना जो भी डिस्काउंट वगैरह दे सकते हैं वो बता दीजिए, और ताकि हम जल्दी से जल्दी ऑर्डर प्लेस कर सकें। थैंक यू, योर ट्रूली, आपका नाम हॉस्टल वार्डन। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में भी प्रोवाइडेड थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आप महिमा या फिर महिम है जयपुर के, तो आपको लेटर लिखना है जनरल मैनेजर को JTC अबाउट कंप्लेनिंग इनएडिक्वेट बस सर्विस इन योर एरिया। मतलब आपको एक कंप्लेंट का लेटर लिखना है कि आपके जो एरिया है उसमें बस सर्विस अच्छी नहीं है। तो दोनों के दोनों लेटर्स ही हैं, वो वाला लेटर ऑफ ऑर्डर था और ये वाला लेटर ऑफ कंप्लेंट है। तो देखते हैं लेटर ऑफ कंप्लेंट। इसमें सबसे पहले आप अपना एड्रेस डालेंगे। तो आपका एड्रेस यहाँ पे दे रखा है 37 राजनगर जयपुर। फिर डेट डालेंगे, फिर आप किसको ये लेटर लिख रहे हैं उसको लिखेंगे, तो जनरल मैनेजर जयपुर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जयपुर। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे कि भाई बस सर्विस जो है वो इनएडिक्वेट है, काफ़ी नहीं है। अब आगे आप लोग बताएंगे सर थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन, मतलब इस लेटर के थ्रू I wish to draw your attention to an inadequate bus service in our area. I would like to inform you that in our area, Rajnagar, the bus service is very inadequate. कि हमारे एरिया में बस सर्विस मतलब ठीक से काम नहीं करती है। Very few buses ply by our area due to which the common public is greatly मतलब क्या होता है, इनकन्वीनियंस होती है कॉमन पब्लिक को, क्योंकि आने जाने में दिक्कत होती है। बसेस काफ़ी कम है हमारे एरिया में जो चलती हैं। द एरिया इज़ बिट अवे एंड रेसिडेंट्स नीड टू रेगुलरली कम्यूट टू एवरी पार्ट ऑफ द सिटी। लोग जाना पड़ता है तो बस की ज़रूरत है, इसलिए देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू अरेंज मोर बसेस इन दिस एरिया सो दैट पीपल डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। होप यू विल टेक सम एक्शन एंड डू द नीडफुल एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू, योर सिंसियरली महिम। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। अब नेक्स्ट है हम लोगों को ये जो चार्ट बेस्ड होता है ना इन्फॉर्मेशन, तो इसमें क्या है कि हमें करना है एक पैराग्राफ एनालिसिस और उसके बेसिस पे लिखना है। तो ये कुछ एक पाई चार्ट बना हुआ है, और पाई चार्ट है टेक्नोलॉजी कंप्यूटर प्ले इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। मतलब टेक्नोलॉजी का रोल है ग्रोथ और डेवलपमेंट में चिल्ड्रन की लाइफ में। तो 8% क्रिएटिविटी को एनहांस करता है ना, इस तरीके से। तो पढ़ते हैं कि सर्वे कंडक्ट हुआ है XYZ स्कूल में और डिस्कस किया गया है रोल प्लेड बाय कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो टॉपिक है ग्रोथ एंड role played by information technology in the growth and development of children.
अब इसके अकॉर्डिंग ही आप लोग लिखेंगे कि भाई जो पाई चार्ट गिवन है कि भाई जो कुछ स्टूडेंट रिप्रेजेंट करते हैं, सम स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स वर ऑल्सो इन्वाइटेड टू ऐड टू द व्यूज़ गिवन बाय अदर्स। तो कुछ स्टूडेंट को बुलाया गया और फिर उन्होंने अपने व्यूज़ दिए। ओनली अ मार्जिन ऑफ 8% ऑफ पीपल ओपाइंड दैट कंप्यूटर एनहांस क्रिएटिविटी दैट शोइंग दैट दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ इट। तो 8% लोग जो है वो मतलब कह रहे हैं कि नहीं ज़्यादा कुछ इतना नहीं करता है क्रिएटिविटी में, तो वो कंप्यूटर के अगेंस्ट 8%। एज मैनी एज 10% ऑफ द पीपल बिलीव दैट कंप्यूटर कॉज आई स्ट्रेन ड्यू टू लॉन्ग सिटिंग आवर्स ऑफ चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ इट। तो लगभग 12% ये मानते हैं कि जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की तरफ देखने से बच्चों को प्रॉब्लम होने लगती है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कि 15% मानते हैं कि कंप्यूटर से जो है वो एकेडमिक्स में हेल्प मिलती है ना। तो 15% पॉपुलेशन ये भी मानती है। फिर उसके बाद देयर वर मैनी अदर्स, इनफैक्ट 30% पीपल हु बिलीव दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंक्रीज नॉलेज एंड हेल्प इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन एज कम्पेयर टू 25% पीपल। तो 30% मानते हैं कि भाई इंक्रीज़ करता है नॉलेज, बट 25% लोग मानते हैं कि आउटडोर एक्टिविटीज़ को कम कर देता है कंप्यूटर। बच्चा बाहर ही नहीं जाना चाहता है और वो चाहता है कि वो पूरे दिन कंप्यूटर में बैठ करके गेम खेलता रहे, तो इससे बच्चे की जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज़ कम होती हैं। वेरी फ्यू पीपल, 15% का ओपिनियन है कि अकेडमिक्स में यानी कि पढ़ाई में हेल्प करता है। तो हम देखें कि 53% जो हैं वो फेवर में है कंप्यूटर यूसेज के और 47% इसको फेवर नहीं करते। तो आप लोगों को ना ये जो पाई चार्ट वाले होते हैं, जो भी गिवन होता है ना, इसी को ही मतलब लिखना होता है, फिर अपना एक कंक्लूजन भी बनाना होता है। नेक्स्ट जो है वो चार्ट है ओवर पॉपुलेशन को लेकर के, कि ओवर पॉपुलेशन जो है वो एक हज़ार्ड है, एक नुकसान है ओवर पॉपुलेशन। तो अत्यधिक जनसंख्या एक्चुअली ये तो हम लोग ना बचपन से करते ही आ रहे हैं, है ना, कि ओवर पॉपुलेशन कितनी हानिकारक है। ओवर पॉपुलेशन हैज़ बिकम अ मेनेस इन द प्रेजेंट टाइम, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम का कारण बन गई है ओवर पॉपुलेशन। एवरी 4 सेकेंड अ न्यू बेबी इज़ बॉर्न इन इंडिया वाइल द डेथ रेशियो इज़ वेरी लो। तो हर 4 सेकेंड में बच्चे का जन्म होता है इंडिया में, बट डेथ रेशियो जो है वो काफ़ी कम है। राइज इन पॉपुलेशन इज़ टेकिंग इट्स टोल ऑन नॉर्मल लाइफ। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नॉर्मल लाइफ में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। प्रेशर इज़ ग्रोइंग ऑन द बेसिक अमेनिटीज़। तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनमें इश्यूज़ आ रहे हैं। द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्ले क्राउडेड विद नो स्पेस टू ब्रीथ फ्रेश एयर। मतलब आप बसेस में देखेंगे इतनी ज़्यादा गंदी तरीके से भीड़ होती है, फ्रेश एयर सांस लेने की जगह नहीं होती। वेर एवर यू गो देयर इज़ अ लॉन्ग क्यू, जहाँ भी जाते हैं लंबी लाइन होती है। पीपल कैन बी सीन वेटिंग वेदर इट इज़ अ हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, शॉप, गैस एजेंसी, बस स्टैंड, इनफैक्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। आपको हर जगह लोग बस वेट करते हुए ही दिख जाएंगे। ओवर पॉपुलेशन हैज़ लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो विच फर्दर लीड टू सोशल अनरेस्ट। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी फैला है इसकी वजह से और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो इसलिए सोल्यूशन है फैमिली प्लानिंग। इस तरीके से आगे और आप लिख सकते हैं। अब आता है लिटरेचर। लिटरेचर सेक्शन, तो ये वाला पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, देख लेते हैं और आपको आंसर्स मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings that were bitten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and the several other classes as well. From the Diary of Anne Frank. ये लिया गया है, ठीक है। ही कौन है यहाँ पर? तो ही जो है वो मिस्टर कीजिंग है यहाँ पर। और ड्यूरिंग विच क्लास ही हैड फाइनली हैड एनफ। तो इसमें तो थर्ड लेसन में वो एक्चुअली एन फ्रैंक काफ़ी ज़्यादा बात करती थी, तो उसको लेटर लिखने के लिए बोला, एक पैराग्राफ लिखने के लिए बोला गया था। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू लाफ। लाफ का मतलब जो है जोक। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले क्या प्ले करने की कोशिश कर रहे थे? बेसिकली आप कह सकते हैं यहाँ पर ट्रिक। नेक्स्ट देखिए, चूज़ द आंसर, या फिर आप जोक भी बोल सकते हो। वैसे तो यहाँ पे जोक भी, हाँ। इसमें करेक्ट लिस्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द सब्जेक्ट टॉट बाय मिस्टर कीजिंग। तो मिस्टर कीजिंग क्या पढ़ाते थे?
ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट जो है फिर बोधि धर्म यानी कि जो गौतम बुद्ध वाला चैप्टर है उससे है, वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू बोधि धर्म, एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्केटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। टी, अच्छा ये टी वाले से लिया गया है। टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ आईलिड्स, द लीव्स ऑफ दीज व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रैंक बैनिश स्लीप। तो अगर आप चाय पी लेते हैं तो नींद उड़ जाती है। तो इस तरीके से टी वॉज फर्स्ट ड्रैंक इन चाइना, राजवीर एडेड 2700 BC। तो इतने पहले से चाय चाइना में पी जा रही है। हु कट ऑफ द आईलिड्स ड्यूरिंग मेडिटेशन, तो बुद्धिस्ट एस्केटिक। टी वॉज यूज्ड इन यूरोप, यूरोप में इसको 16th सेंचुरी में वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज अ बेवरेज। तो इसको एज अ मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाता था यूरोप में। आगे आता है टी वॉज यूज, ठीक है। हाउ मैनी टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, तो आईलिड्स से कितने प्लांट्स जो हैं वो उगे थे, तो इसका आंसर है 10। नेक्स्ट है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ड्रो अवे। ड्रो अवे का मतलब होता है भगा देना, हटा देना, बैनिश कर देना। यूरोपियंस स्टार्टेड ड्रिंकिंग टी, तो 16th सेंचुरी में यूरोपियंस ने चाय पीनी स्टार्ट करी थी। अब हम लोग एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड trembling staring down all his young days in the harbor were his bell bent eye would not intrude on him a dime another bell is worthless। तो boy is in grief because his bell has been, तो जो बॉय था वो काफ़ी दुखी था, तो क्योंकि उसकी जो बॉल थी ना वो खो गई थी, वॉज लॉस्ट। द बॉय, तो ये देखिए ये जो चैप्टर से लिया गया है इसके सारे के सारे आप लोग ऑप्शंस फिल कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दूसरा वाला अमेंडा वाली पोएम से लिया गया है। अब आगे देख लेते हैं, हाउ इज़ द कुर्गी ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न इंडिया। तो कुर्गी ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी को हम लोग इंडिया में अब कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो कुर्गी ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न इंडिया एज द कुर्गीज आर द ओनली सिटीजन्स परमिटेड टू कैरी गन्स विदाउट अ लाइसेंस। तो बिना लाइसेंस के गन सिर्फ और सिर्फ कुर्गी रख सकते हैं। कुर्गी रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड वन इन द आर्मी। दिस शोज दैट द वेलर ऑफ द कुर्गीज रिमेन अपरेंट इन द मॉडर्न टाइम्स। तो आर्मी में भी जो रेजिमेंट है ना कुर्गी वाली, उसको सबसे ज़्यादा मेडल्स मिले हैं, मोस्ट डेकोरेटेड है वो। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डिड द सीगुल पेरेंट्स ट्राई टू मेक हिम फ्लाई। तो सीगुल के जो पेरेंट्स थे उन्होंने किस तरीके से सीगुल को मतलब उड़ना सिखाया। तो आंसर है द लिटिल सीगल्स पेरेंट्स ट्राइड एवरी पॉसिबल वे टू मेक हिम फ्लाई। दे केम टू हिम एंड आस्क्ड हिम टू फ्लाई। उसके पास आए और उससे कहा कि भाई उड़ो उड़ो उड़ो, बट उसको डांटा फटकारा, वो नहीं उड़ा। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है तू पड़े रहे यहीं पर, हम तेरे को नहीं उठाने वाले, और ट्राई किया कि वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। फाइनली सीगुल उड़ गया। वाई इज़ 10th May 1994 इम्पॉर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका। 10th May 1994 is important for South Africa as the inaugural oath-taking ceremony of Nelson Mandela and his colleagues took place on that day. Nelson Mandela became the first black president of South Africa after 3 centuries of white rule. 3 centuries, 300 साल के white rule के बाद नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट है, what were Lencho's feeling when he found the letter with money in it? What did he do after opening letter? तो उसको पैसे वाला लेटर मिला और क्या फीलिंग थी, बहुत खुश हुआ, ठीक है, बट 30 रुपये कम थे तो वो सोचने लगा कि भाई पोस्ट ऑफिस वाले लोगों ने चुरा लिए होंगे। नेक्स्ट है, व्हाट शॉक द नरेटर आफ्टर लैंडिंग सेफली। तो नरेटर जब सेफली लैंड कर गया फिर उसको पता लगा कि कोई ब्लैक हेलीकॉप्टर तो था ही नहीं जिसको वो फॉलो कर रहा था। तो ये आंसर्स हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हम। हाउ डिड ग्रिफिन फाइंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर फॉर द सेकेंड टाइम। दोबारा कैसे हुआ ग्रिफिन के साथ? ग्रिफिन अपने लैंडलॉर्ड से भाग रहा था और फिर उसके बाद जो कि उसको लोग पकड़ रहे हैं तो उसने अपने कपड़े सारे उतार दिए क्योंकि वो इनविजिबल था। अब इनविजिबल था तो कोई देख नहीं पा रहा, और पर ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही थी तो वो नेकेड घूम रहा था क्योंकि वो इनविजिबल था और वो बचने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट है
Question: Was Tricky suffering from ailment in reality? If not, then what made him inactive and lethargic? तो ट्रिकी जो डॉग था क्या वो सच में बीमार था? तो भाई देखो, ट्रिकी कोई सच में बीमार नहीं था, उसकी जो ओनर थी उसने उसको इतना खाना खिला रखा था, इतना खाना खिलाती थी ना कि वो आलसी हो गया था डॉग. Why was Matilda Loisel always unhappy? मटिल्डा लॉइजल हमेशा दुखी क्यों रहती थी? मटिल्डा लॉइजल जो है वो काफ़ी प्रिटी थी. शी कंसिडर्ड हिमसेल्फ टू बी बॉर्न फॉर अ लग्जूरियस लाइफ बट द रियलिटी वॉज डिफरेंट फ्रॉम हर ड्रीम्स. तो मटिल्डा जो है वो बहुत सुंदर थी. उसको लगता था कि वो बहुत ही ज़्यादा ऐशो आराम में रहने के लिए ही जन्मी है, बट उसका पति इतना पैसे वाला नहीं था तो इसलिए हमेशा दुखी रहती थी. Why do you think that the otter was not friendly at first with the narrator? How did it behave at first? तो otter जो था पहले फ्रेंडली नहीं था, तो उसने कैसे बिहेव किया? मिजबिल द otter जो है, otter इंटेलिजेंट, फ्रेंडली और फन लविंग एनिमल है. ऑन द वेरी फर्स्ट डे आने के बाद ऑथर के बेडरूम में जो मिच था वो अजीब अजीब सा बिहेव कर रहा था. ना ही फ्रेंडली था ना ही हॉस्टाइल था, मतलब ना नुकसान पहुंचा रहा था मिच, ना ही फ्रेंडली था. ही चोज टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फ्रॉम ऑथर्स बेड एज पॉसिबल. वो फ्लोर पे सोया और जितना दूर हो सके ऑथर के बेड से उतना वो दूर सोया. प्रोबेबली क्योंकि वो एकदम से नए एनवायरनमेंट में आ गया था, उसको नया प्लेस और सराउंडिंग जो है वो अजीब लग रही थी. बट अगले ही दिन वो मतलब उसको अच्छा लगा और तब से वो ऑथर के बेड पर सोने लगा. नेक्स्ट है, लेंचो हैड अ फेथ इन गॉड बट लैक्ड फेथ इन ह्यूमैनिटी. इलेबोरेट विद रेफरेंस टू अ लेटर टू गॉड. तो गॉड पे तो भरोसा था मगर ह्यूमैनिटी पे, इंसानों पे भरोसा नहीं था, क्योंकि लेंचो को लगा कि गॉड ने उसको पैसे भेजे हैं और गॉड तो कभी कम पैसे उसको भेज ही नहीं सकते. ये तो भाई जो लोग हैं ना पोस्ट ऑफिस वाले, उन्होंने चुरा लिए हैं. नेक्स्ट है, वाई डिड द थीफ befriend अनिल? वाई डिड ही स्टील अनिल्स मनी? वाई डिड ही केम बैक एंड पुट अनिल्स मनी बैक? तो अनिल ने, सॉरी, जो थीफ था उसने अनिल से फ्रेंडशिप क्यों करी? फ्रेंडशिप करके चोरी करके चला गया था बट फिर वापस क्यों आया? अनिल से थीफ ने फ्रेंड करी क्योंकि वो चाहता था कि कोई मतलब हो जो कि उसको मतलब नेक्स्ट विक्टिम जिसको वो बना सके, मतलब बेसिकली चोरी करने के लिए ही दोस्त बना था. मोर ओवर उसको एक रहने की जगह भी चाहिए थी. तो अनिल को लगा, सॉरी थीफ को लगा कि अनिल जो है पर्सन ठीक सा है, बेवकूफ़ सा है, इसको मैं बेवकूफ़ बना सकता हूँ. बट अनिल धीरे धीरे उसका फ्रेंड बन गया. उसे चोरी भी करी बट उसको लगा कि अगर मैं पढ़ना सीख जाऊँगा ना तो इन पैसों से तो बहुत ज़्यादा कमा लूँगा, इसलिए अनिल के पास वापस आ गया. हाउ कैन यू से दैट मिस्टर लॉइजल वॉज अ सिंपल मैन एंड लव्ड हिज वाइफ वेरी मच? मिस्टर लॉइजल सिंपल मैन थे. वो अपनी वाइफ के लिए जितना अपने मीन्स थे ना उतना करना चाहते थे, कि मतलब वो मेड भी रखी हुई थी और सारा मतलब प्यार करते थे वो मटिल्डा से. बट मिस्टर लॉइजल जो थे उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे. मटिल्डा अपनी फ्रेंड से एक बार कुछ डायमंड का नेकलेस ले आई बट एक्चुअली वो डायमंड तो था नहीं, बट उनको लगा डायमंड है, खो गया और पूरी लाइफ उन्होंने उस पैसे को उतारने में फिर लगा दिए. तो ये हमारा पूरा पेपर हमने देख लिया और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू.